हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे टॉपिक कि किस तरीके से प्राइस और आउटपुट डिटरमाइन किया जाता है ओलिगोपोली में, यानी कि जो स्विगी का किंग डिमांड कर्व है कवर किया जाएगा आज की क्लास में। इसे लास्ट क्लासेस में हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। इसका जो टॉपिक बनता था, मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या है, टाइप्स क्या हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं कंसेप्ट को, कहते हैं कैसे प्राइस और आउटपुट को डिटरमाइन किया जाता है ओलिगोपोली में। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी होने के कारण जो मार्केट सिचुएशन होती है वो डाइवर्सिफाई होती है, जिस कारण से एक सिंगल थ्योरी ना होने की वजह से ओलिगोपोली के अंदर प्राइस और आउटपुट को डिटरमाइन करने का जो तरीका है वो पता नहीं चल पाता। जैसा क्लियर कट हमें पता चल जाता है परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, उस तरीके से क्लैरिटी से हमें ओलिगोपोली के अंदर है जो प्राइस और आउटपुट को डिटरमाइन करने का तरीका नहीं पता चलता। बहुत सारे रीज़न होते हैं। इसमें जो एक मेन सबसे बड़ा रीज़न रहता है वो रहता है म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस का, कि आपस में फर्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, जिस कारण से जो अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि एक फर्म का एक्शन दूसरी फर्म का क्या रिएक्शन होगा उसके ऊपर ये सही तरीके से अनुमान नहीं लगा पाती फर्म, जिस कारण से अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है। अनसर्टेनिटी क्रिएट होने के कारण है जो प्राइस और आउटपुट का जो डिटरमाइनेशन नहीं हो पाता ओलिगोपोली में। एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं, कहते हैं डाइवर्सिटी ऑफ स्पेसिफिक मार्केट सिचुएशंस वर्क अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ सिंगल जनरलाइज्ड एक्सप्लेनेशंस ऑफ हाउ एन ओलिगोपोली डिटरमाइन प्राइस एंड आउटपुट। तो कहते हैं यहाँ पे डाइवर्सिटी होने के कारण है जो एक सिंगल डेवलपमेंट नहीं हो पाता एक थ्योरी का, एक जनरलाइजेशन एक्सप्लेनेशन ना होने के कारण ओलिगोपोली में ये एक्सप्लेन करना, ये डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाता है कि प्राइस और आउटपुट है जो कहाँ पे है जो डिटरमाइन किया जाएगा ओलिगोपोली में। प्योर मोनोपोली के केस में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में, परफेक्ट कंपटीशन के केस में बिल्कुल क्लियर कट मार्केट है जो अरेंजमेंट किए जाते हैं, सब हमें आसानी से पता चल जाते हैं। अदर मार्केट के केस में चाहे परफेक्ट कंपटीशन हो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो, मोनोपोली हो, लेकिन ओलिगोपोली में क्लियर कट तरीके से हमें आउटपुट और प्राइस का डिटरमिनेशन है जो नहीं पता चलता। इट इंक्लूड्स द टाइट ओलिगोपोली। इसमें क्या शामिल किया था? ओलिगोपोली में दो तरीके की ओलिगोपोली आती है, टाइट ओलिगोपोली और लूज ओलिगोपोली। टाइट ओलिगोपोली में क्या होता है कि एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे दो या तीन फर्में जो होते हैं वो डोमिनेट करके चलते हैं पूरी मार्केट को, मतलब कि पूरी मार्केट के ऊपर दो या तीन फर्में होते हैं जो लीड करती हैं, उसको चलाती हैं। जबकि लूज ओलिगोपोली सिचुएशन में क्या होता है कि यहाँ पे 6 या 7 फर्में होती हैं जो शेयर करती हैं बड़ा जो हिस्सा होता है मार्केट का। 6-7 फर्मों ने सबसे बड़ा जो लार्ज परसेंटेज मार्केट का शेयर था वो कवर कर लिया, तो जो बाकी बच जाती है फर्में उनको जो बच जाता है शेयर, मार्केट शेयर, वो उनके हिस्से आता है। इट इंक्लूड बोथ डिफ्रेंशिएशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। इसके अंदर दोनों ही शामिल किया जाता है, डिफ्रेंशिएशन भी हो सकता है, स्टैंडर्डाइजेशन भी हो सकते हैं। डिफ्रेंशिएशन मतलब कि डिफरेंट पाया जाना, डिफरेंस पाया जाना। स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है कि जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जो हम सोप यूज़ करते हैं, सोप में एक स्टैंडर्ड होता है कि हर एक सोप, चाहे आप 20 रुपये वाले 100 सोप खरीदोगे तब भी आपको उसका सेम ही क्वांटिटी, क्वालिटी, डिज़ाइन सब सेम मिलेगा। तो वो स्टैंडर्ड होता है कि कितना उसका क्वांटिटी रहेगा, कितना क्वालिटी रहेगा, तो एक स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है। इट इकम्पास द केसेस इन विच फर्म्स आर एक्टिंग इन कोल्यूजन। तो यहाँ पे कहते हैं कि एक फर्म जो होते हैं वो एक्ट करते हैं कोल्यूजन। कोल्यूजन में मतलब होता है कि मिल जाते हैं जो, एंड इन विच दे आर एक्टिंग इंडिपेंडेंटली, और वो एक्ट क्या करते हैं? इंडिपेंडेंटली एक्ट करती हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होती, इंडिपेंडेंट तरीके से एक्ट करती हैं। दूसरी तरफ अगर शॉर्ट में बात की जाए, एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी टाइप ऑफ ओलिगोपोली, यहाँ पे बहुत सारे टाइप की ओलिगोपोली पाई जाती है। प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ ए जनरल थ्योरी, जिससे क्या होता है कि जनरल थ्योरी नहीं अपनी प्रिवेंट मतलब बन पाती, क्योंकि अलग अलग टाइप की ओलिगोपोली होने के कारण जनरल थ्योरी है जो प्राइस और आउटपुट को लेकर के डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। मोर एवर द एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो असर डालता है वो डालता है म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होना, ओलिगोपोली में फर्मों का एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना। मार्केट फर्दर कॉम्प्लिकेट द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट, तो ये और भी ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर जाता है म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस का जो होता है फैक्टर प्राइस और आउटपुट को डिटरमाइन करने के लिए।
डिस्पाइट दिस एनालिटिकल डिफिकल्टी, कहता है कि यहाँ पे इतनी एनालिटिकल डिफिकल्टीज होने के बावजूद टू इंटरलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली प्राइसिंग स्टैंड आउट। तो यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, कहता है फर्स्टली ओलिगोपोलिस्ट प्राइस टेंड्स टू बी इनफ्लेक्सिबल और स्टिकी। तो कहते हैं कि जो ओलिगोपोलिस्ट का प्राइस रखता है वो कहते हैं इनफ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब जिसमें चेंज आ जाता है, इनफ्लेक्सिबल जिसमें चेंज नहीं आता, स्टिकी मतलब चेंज नहीं कर पाते उसको। प्राइस चेंज लेस फ्रिक्वेंटली इन ओलिगोपोली, कहते हैं कि जो प्राइस होता है उसमें कम चेंज आता है देन दे डू अंडर प्योर कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अगर हम बात करें एज कंपेयर्ड प्योर कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो इन मार्केट के कंपेरेटिवली ओलिगोपोली में प्राइस है जो बहुत कम फ्रिक्वेंटली चेंज होता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं कि जब ओलिगोपोलिस्ट जो होता है प्राइस को चेंज कर देते हैं, तो जो फर्में होती हैं वो भी क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज कर देंगी। दे एक्टेड इन कल्यूजन इन सेटिंग एंड चेंजिंग प्राइस, तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा, क्लूड होना पड़ेगा, आपस में बातचीत करनी पड़ेगी, मिलना पड़ेगा ताकि वो सेटिंग कर सकें, प्राइस को चेंज कर सकें। वी शैल स्टडी द प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, तो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं किस तरीके से प्राइस और आउटपुट को डिटरमाइन किया जाएगा ओलिगोपोली में। तो सिचुएशंस आती हैं। सबसे पहले सिचुएशंस कवर करते हैं इंडिपेंडेंट प्राइसिंग और प्राइस डिटर्मिनेशन इन नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली। नॉन क्लूसिव, क्लूसिव का मतलब होता है कि जब फर्में आपस में मिल जाती हैं। नॉन क्लूसिव जब फर्में आपस में मिलती हैं वो इंडिपेंडेंटली जो काम करती हैं। हर एक फर्म जो होती है वो इंडिपेंडेंटली प्राइस और आउटपुट को डिटरमाइन करती है, किसके बेस पे, जजमेंट के बेस पे, कि वो जजमेंट करती है कि रिएक्शन क्या रहेगा उसके प्रतिद्वंदी का, उसके रिवर्स का रिएक्शन क्या होगा, उसके बेस पे इंडिपेंडेंटली प्राइस और आउटपुट को डिटरमाइन करती है। अगर फर्म कर रही है होमोजीनियस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन, तो उसके बीच में, फर्मों के बीच में क्या होगा, प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाएगा। हर एक फर्म फिक्स करेगी कम्पिटिटिव लेवल के ऊपर प्राइस को, यानी कि जो कम्पिटिटिव प्राइस डिटरमाइन करेगा उसको ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करेगी। क्योंकि ऐसा रीज़न क्या होता है ऐसा करने का, क्योंकि अगर फर्में हाई प्राइस रख देंगी दूसरी फर्मों से, तो रिजल्ट क्या रहेगा कि जो सेल होगी वो कम हो जाएगी। अगर फर्में लो प्राइस रखेंगी दूसरी फर्मों से, फिर जो दूसरी फर्में होंगी वो भी क्या कर देंगी, प्रोडक्ट को उससे लो रख देंगी। तो दूसरी तरफ अगर डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली है, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होने के कारण जो हर एक फर्म होती है कुछ मोनोपोली कंट्रोल कर लेती है अपना मार्केट के ऊपर, तो यहाँ पे फिक्स करती है मोनोपोली के प्राइस के नियर अबाउट जो प्राइस रहता है वो फिक्स कर देती है। दस द एक्चुअल प्राइस में फॉल बिटवीन द टू लिमिट, तो यहाँ पे जो एक्चुअल प्राइस होता है वो दो लिमिट्स के अंदर रहता है, अपर लिमिट ऑफ मोनोपोली प्राइस और लोअर लिमिट ऑफ कॉम्पिटिटिव प्राइस। इट इज़ नॉट थियोरेटिकली पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट प्राइस विद इन दिस लिमिट। तो यहाँ पे कहता है थियोरेटिकल तो पॉसिबल नहीं है कि हम ये बता पाएँ कि एग्जैक्ट प्राइस क्या है इन दोनों लाइनों के बीच में। हाइवर देर में भी द फॉलोइंग पॉसिबिलिटी, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी पाई गई हैं। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है कवर करती हैं। सबसे पहले देर में भी कंप्लीट प्राइस इनस्टेबिलिटी इन द मार्केट एज ए रिजल्ट ऑफ प्राइस वॉर। यहाँ पे प्राइस वॉर चलता है। प्राइस वॉर का मतलब क्या होता है कि अगर एक फर्म ने लो किया प्राइस, दूसरी फर्म में लो कर देंगे। अगर एक फर्म ने प्राइस को हाई कर दिया, दूसरी फर्म में हाई नहीं करेंगे, तो एक तरह का प्राइस वॉर चल जाता है, यानी कि होमोजीनियस प्रोडक्ट के केस में ऐसा पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे जब प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पे प्राइस जो स्टेबल नहीं रहता, प्राइस क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। फिर द प्राइस में सेटल डाउन एट इंटरमीडिएट लेवल एज ए रिजल्ट ऑफ वर्किंग ऑफ द मार्केट फोर्सेज। तो यहाँ पे जो प्राइस होता है वो सेटल डाउन किया जाता है इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर, जिसका रिजल्ट क्या होता है, मार्केट फोर्सेज। मार्केट फोर्स में डिमांड और सप्लाई शामिल की जाती है। द फर्म्स में एक्सेप्ट द प्रिवेलिंग प्राइस एंड एडजस्ट इटसेल्फ टू द प्रिवेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर प्राइस चल रहा होता है उसी प्राइस को जो एक्सेप्ट कर लेती हैं फर्में, और उसी प्राइस के ऊपर है जो वो एडजस्टमेंट करती हैं अपने आउटपुट को। सो लॉन्ग एज अ फर्म सी एन एडुकेट प्रॉफिट एट द प्रिवेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे फर्में क्या करती है, लंबे टाइम तक एडुकेट प्रॉफिट ले लेती हैं जो प्रिवेलिंग प्राइस होता है, जो चल रहा होता है ऑलरेडी मार्केट के अंदर। इट मे नॉट ट्राई टू चेंज इट। तो फर्में क्या करती है, फिर उस प्राइस को चेंज करने की कोशिश नहीं करती। एनी एफर्ट्स टू अफेक्ट चेंज इन इट मे क्रिएट अनसर्टेनिटी इन द मार्केट। क्योंकि अगर प्राइस के अंदर वो चेंज करेंगे तो अनसर्टेनिटीज क्रिएट हो जाएगी मार्केट में, अनिश्चितता क्रिएट हो जाएगी मार्केट के अंदर। इट विल स्टिक टू द प्राइस। तो यहाँ पे वो क्या करता है, स्टिक कर देती है उस प्राइस को टू अवॉइड अनसर्टेनिटी, ताकि अनसर्टेनिटी से बचा जाए।
दस द प्राइस टेंड्स टू बी रिजिड, तो यहाँ पे प्राइस क्या हो जाएगा, फिर रिजिड हो जाएगा, चेंज नहीं करेंगे। वेयर ओलिगोपोलिस्ट टेक्स इंडिपेंडेंट एक्शन, जहाँ पे ओलिगोपोलिस्ट क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट एक्शन ले लेते हैं। द थ्योरी ऑफ प्राइस रिजिडिटी में बी एक्सप्लेन एज फॉलो, तो जो ये रिजिडिटी प्राइस थ्योरी है इसको एक्सप्लेन करते हैं अब हम। प्राइस रिजिडिटी स्वीजी किंग की डिमांड करो, तो एक वेल नोन थ्योरी फॉर्मुलेट की गई है एक्सप्लेन करने के लिए प्राइस रिजिडिटी को ओलिगोपोलिस्ट मार्केट के अंदर, जो कि पॉल स्वीजी द्वारा दी गई है 1939 में। तो इसकी कुछ अजम्पशन है इस थ्योरी की। किंग की डिमांड करो की कुछ अजम्पशन है। सबसे पहले, इफ़ वन फर्म्स रिड्यूस इट्स प्राइस, कि अगर एक फर्म रिड्यूस करती है प्राइस को, अदर फर्म्स विल ऑल्सो रिड्यूस देयर प्राइस, दूसरी फर्म में भी क्या करेंगे, प्रोडक्ट के प्राइस को रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगी। नेक्स्ट अजम्पशन कहते हैं वन फर्म्स इंक्रीज इट्स प्राइस, अगर एक फर्म प्राइस को बढ़ाती है तो दूसरी फर्म है जो प्राइस को नहीं बढ़ाएंगी। थर्ड अजम्पशन कहती है कि यहाँ पे जो इस्टेब्लिश किया गया प्रिवेलिंग प्राइस को, द मार्जिनल कॉस्ट कर्व विल पास थ्रू, तो यहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है जो पास करेगी डॉटेड पोर्शन जो होगा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व का, यानी कि जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व का डॉटेड प्रोपोर्शन होगा उसमें से मार्जिनल कॉस्ट कर्व है जो क्रॉस करेगी। तो हम इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। डायग्राम में हमने एक साइड ले लेनी है, ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है, ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है। ओ एक्स एक्सिस पे लेते हैं हम आउटपुट का लेवल, ओ वाई एक्सिस पे लेते हैं हम रिवेन्यू और कॉस्ट को। तो हमने यहाँ पे दो तरीके के कर्व लेने हैं, एक तो लेस इलास्टिक डिमांड कर्व, एक मोर इलास्टिक डिमांड कर्व। तो यहाँ पे हम लेते हैं लेस इलास्टिक में क्या होता है, इस तरीके से आ जाता है लेस इलास्टिक डिमांड कर्व। इसे हम कैपिटल डी से नोट करते हैं, डी डैश और डी। और एक लेते हैं मोर इलास्टिक डिमांड कर्व। तो इस तरीके से हमने जो ये मोर इलास्टिक डिमांड कर्व है जो ले लेना है, यहाँ पे हम इस तरीके से ले लेते हैं इसको। मोर इलास्टिक डिमांड कर्व को इस तरीके से ले लेते हैं, तो इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, डी डैश और ये डी। तो हमने दो तरीके के डिमांड कर्व लिए हैं। जो हमारे पास ये वाला डिमांड कर्व है कैपिटल डी वाला, ये डिमांड कर्व है लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि अगर प्राइस में चेंज आता है डिमांड में कम चेंज आता है। और जो हमारे पास ये स्मॉल डी डी डैश वाला कर्व है ये डिनोट करते हैं मोर इलास्टिक डिमांड कर्व को। मोर इलास्टिक डिमांड कर्व का मतलब क्या है कि अगर प्राइस में थोड़ा सा चेंज आता है डिमांड में ज़्यादा चेंज आ जाता है। तो जो ये हमारे पास ये डिमांड कर्व है ये प्राइस मूव को मैच करते हैं, और जो ये वाला डिमांड कर्व है ये प्राइस मूव्स को मैच नहीं करता। तो यहाँ पे इस तरीके से दो तरीके के डिमांड कर्व है जो किंक होकर के किंक की डिमांड कर्व है जो बनाया गया है। इस तरीके से हमारे पास आउटपुट और ये हमारे पास प्राइस है जो डिटरमाइन होता है इस तरीके से। आई होप क्या वो क्लियर होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे दो डिमांड कर्व के जोड़ के जो डिमांड कर्व बना है ये किंक होकर के बने हैं। पहले यहाँ से यहाँ तक डिमांड कर्व है वो मोर इलास्टिक वाला, फिर यहाँ पे किंक होने के बाद ये दूसरे वाला जो डिमांड कर्व है ये लेस इलास्टिक वाला डिमांड कर्व है। अगर हम सिर्फ इसको किंक डिमांड कर्व को शो करें तो यहाँ पे हम इसको दिखा सकते हैं। तो हमने किंक डिमांड कर्व को दिखाना है तो एक अलग से डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे अलग से डायग्राम बना करके उसमें हम किंक डिमांड कर्व का जो दिखाएंगे। ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है, ये ओ एक्स एक्सिस है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने किंक डिमांड कर्व दिखाना है। ओ वाई एक्सिस है, ये ओ एक्स एक्सिस है जहाँ पे हमने आउटपुट लेना है, और यहाँ पे हमारे पास रिवेन्यू और कॉस्ट दोनों आ जाएगी। जो मैंने ये डायग्राम बनाया किंक डिमांड कर्व सिर्फ इसको ड्रॉ करते हैं। कैसे बनाया हमने, इस तरीके से हमने लिया था ये
डिमांड कर्व यहाँ पे, फिर किंग को होकर के जो डिमांड कर्व है इस तरीके से बन गया। तो ये हमारे पास जो यहाँ से यहाँ तक का प्रपोर्शन है ये है स्मॉल डी, यहाँ से किंग को तो यहाँ पे सी नाम देते हैं, फिर यहाँ वाला जो प्रपोर्शन है वो कैपिटल डी डैश वाला। अब हमने मार्जिनल रिवेन्यू कर्व को बनाना है। मार्जिनल रिवेन्यू कर्व क्या होगा, किंग को होगा। इसको जब मैं इस तरीके से लेके चलती हूँ तो यहाँ पे डॉटेड प्रपोर्शन को जो दिखाएंगे ये डॉटेड प्रपोर्शन है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जैसे यहाँ से यहाँ तक का हमारे पास डिमांड कर्व है जो कि मोर इलास्टिक है, तो हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू भी इस तरीके से हम दिखाएंगे, इस डी से लेकर के सी तक का प्रोपोर्शन। जैसे फिर एक किंग को होकर के सी से डी डैश है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बनाते हैं यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इस तरीके से। तो ये हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, ये सी से डी डैश तक का ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। इसको नाम दे देते हैं ए और ये बी, और ये यहाँ से लेते हैं ई और ये एफ। डी से सी तक का प्रपोर्शन रिप्रेजेंट किया गया ए और बी मार्जिनल रेवेन्यू द्वारा, सी से डी डैश तक का प्रपोर्शन रिप्रेजेंट किया गया ई से एफ तक का जो मार्जिनल रेवेन्यू है। अभी हमने कवर किया था कि जो मार्जिन कॉस्ट कर्व होगा वो मार्जिनल रेवेन्यू के डॉटेड प्रपोर्शन में से होकर के जाएगा। तो हम यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व को बनाते हैं, तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो इस तरीके से बना देंगे हम। तो ये हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, चाहे वो मार्जिनल कॉस्ट कर्व MC1 पे आ जाए, तब भी प्राइस और आउटपुट के ऊपर है जो कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा। क्वांटिटी यहीं पे रहेगी, प्राइस है जो यहीं पे रहेगा, चाहे कॉस्ट ज़्यादा हो चाहे कॉस्ट कम हो। आई होप क्या वो क्लियर होगा बच्चों ये कंसेप्ट। इसके एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं अब हम। एक्सप्लेनेशन कहती है कि यहाँ पे पहला जो पॉइंट है प्राइस रिडक्शन का, कि अगर फर्म ए रिड्यूस करती है प्राइस को बिलो द मार्केट प्राइस, यानी कि मार्केट प्राइस से कम कर दिया अगर फर्म ने अपने प्रोडक्ट के प्राइस को, तो जो उसकी रिवर्स फर्म है वो भी क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट के प्राइस को लो कर देंगी। दस देयर विल बी नेग्लिजेंस इंक्रीज इन इट्स डिमांड। तो यहाँ पे जो डिमांड बढ़ाने के चक्कर में प्राइस कम किया गया था फर्म द्वारा, तो वो क्या होगा, निगलेक्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि दूसरी फर्म ने प्राइस को रिडक्शन कर दिया। इन अदर वर्ड, फॉर डाउनवर्ड प्राइस मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट सी द रिलेवेंट पोर्शन ऑफ द फर्म एज डिमांड कर्व विल बी सी डे डैश। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा, तो यहाँ पे अगर हम कवर करते हैं डायग्राम की हेल्प से, तो कहते हैं कि इस केस में जो डाउनवर्ड प्राइस मूवमेंट है पॉइंट सी का, तो यहाँ पे रिलेवेंट पोर्शन रहा जो फर्म के ए फर्म की डिमांड कर्व का, वो कौन सा रहा, सी डी डैश। तो ये वाला सी डी डैश, ये वाला जो एरिया है इसको डिनोट करते हैं, और द डिमांड कर्व डी डी डैश के ऊपर, यानी कि जो ये हमारे पास कैपिटल डी डी डैश वाला जो एरिया है, इसमें प्राइस रिडक्शन वाला पॉइंट कहाँ से कहाँ शो करता है, सी से डी डैश तक का जो एरिया शो करता है। नेक्स्ट होता है प्राइस को इंक्रीज करना। और यहाँ पे तो प्राइस को रिड्यूस किया था, यहाँ पे अगर फर्म प्राइस को इंक्रीज कर देती है तो उसके रिजल्ट क्या होगा, अगर फर्म ने प्राइस जो इंक्रीज करते तो उसके कंपटीटर जो प्राइस को इंक्रीज नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा कि प्राइस राइज द रिलेवेंट पार्ट ऑफ द डिमांड कर्व विल बी इलास्टिक प्रोपोर्शन DC। तो यहाँ पे क्या होगा, जब एक फर्म ने अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा दिया, दूसरी फर्मों ने नहीं बढ़ाया, तो जिसने अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा दिया तो उस फर्म की डिमांड जो प्रोडक्ट की वो क्या हो जाएगी, डाउन चली जाएगी। तो यहाँ पे इलास्टिक पोर्शन जो होगा स्मॉल डी और कैपिटल सी, तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शन है ये वाला डी और ये कैपिटल सी, ये अपने शो करता है प्राइस इंक्रीज को। कहते द डिमांड कर्व फॉर द ओलिगोपोलिस्ट फर्म विल बी, तो यहाँ पे जो डिमांड कर्व रहेगा ओलिगोपोलिस्ट फर्म का वो क्या रहेगा, ये वाला रहेगा स्मॉल डी कैपिटल सी और ये डी डैश तक वाला, जैसा कि फिगर में दिखाया गया, हमने कवर किया है। कैरेक्टरिस्टिक्स है जो किंग की, यानी कि जो शार्प कॉर्नर एट द पॉइंट सी वेयर द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व चेंज ड्रास्टिकली। तो यहाँ पे जो सी है, यहाँ पे क्या होगा, जो स्लोप है डिमांड कर्व का चेंज हो गया। ये डी स्मॉल डी और कैपिटल सी तक का जो प्रपोर्शन ये है मोर इलास्टिक डिमांड कर्व, कैपिटल सी से डी डैश तक का जो एरिया है वो है लेस इलास्टिक डिमांड कर्व का। तो यहाँ पे सी से क्या हुआ, जो इलास्टिसिटी डिमांड थी वो चेंज हो चुकी है। वेयर द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व चेंज ड्रास्टिकली द किंग डिमांड कर्व डी सी डी डैश इज हाईली इलास्टिक अबव द प्रिवेलिंग
प्राइस बट लेस इलास्टिक और इवन इन इलास्टिक बिलो द करंट प्राइस। कहता है कि जो ये एरिया शो करता है कि जी हाईली इलास्टिक होगा प्रिवेलिंग प्राइस के अबव, बट लेस इलास्टिक हो या इवन इन इलास्टिक रहेगा करंट प्राइस अगर बिलो होगा। जो ABEF मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, यहाँ पे हमने देखा था ABEF जो ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ये वाला जा रहा है, ABEF है जो ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, जो कि किंग्ड डिमांड कर्व का जो डी डैश यानी कि जो ये डी डैश को है जो यहाँ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट डज 2 पार्ट्स, इसके भी 2 पार्ट है। जैसे हमारे पास डिमांड किंक हुई है, 2 डिमांड कर्व किंक हुआ है, वैसे ही मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या हुई है, किंक हुई है, जैसे डिमांड पोर्शन है जो किंक हुआ है। ए बी पार्ट ऑफ द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कोरस्पोंडेंट टू DC पोर्शन। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो ये हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू का AB प्रोपोर्शन है, ये किसके कोरस्पोंडेंस बनाया गया, ये D और C के कोरस्पोंडेंस। जो E और F हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू का प्रोपोर्शन है, ये बनाया गया C और D डैश के कोरस्पोंडेंस बनाया गया है। जिस तरीके से यहाँ पे डिमांड कर्व किंक हुआ, वैसे ही मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी क्या होगा, किंक होगा, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू भी किसको रिप्रेजेंट करे, यहाँ पे डिमांड कर्व को। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास कंसेप्ट बनता था। आई होप क्या वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहता है प्राइस रिजिडिटी और क्रिटिसिज्म। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।